डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नया चैप्टर शुरू करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग चैप्टर है। आपने कभी भी इसके बारे में नहीं पढ़ रखा, बट ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत बच्चों को ये बहुत ज़्यादा मतलब ये लगता है समझ नहीं आता, लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश करवाऊंगी कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और ये बहुत अगर क्योंकि देखो हम सब चीज़ें पढ़ते हैं, सीधी सी बात अगर मैं बात करूँ भाई, हमने कोई भी चीज़ पढ़ा, हमने अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपने डाइवर्सिटी पढ़ा, आपने वहाँ पे भी इवोल्यूशन का नाम सुना था, एवोल्यूशन हुआ, तो ये होता किस तरह से, तो हम यही चीज़ें पढ़ेंगे भाई। और ये इसका रीज़न क्या, आपने रिप्रोडक्शन इसका मेन रीज़न है भाई। रिप्रोड्यूस किया जाता है ऑर्गेनिज्म, तभी तो जो जनरेशन के अंदर वेरिएशन जमा होती चली जाती है और उसके बाद एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो नई एक जनरेशन की चीज़ें दूसरी जनरेशन में आई, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, हेरिडिटी कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, हेरिडिटी। तो एक तरह से इंटरेस्टिंग चैप्टर बनता है कि कैसे एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर, एक कैरेक्टर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में आ रहे हैं। दूसरे का मतलब ये नहीं कि कोई अलग, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो आए हैं वो चीज़ हम क्या कहेंगे, यहाँ हेरिडिटी पढ़ेंगे। एक्चुअल में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दोनों चैप्टर बिल्कुल अलग अलग पढ़ते हैं, रिलेशन जरूर है एक दूसरे का, बट अगर हम बात करेंगे हेरिडिटी एक अलग चैप्टर होता है और जेनेटिक्स मतलब इसके अंदर हम जेनेटिक्स मेन पढ़ेंगे। नाम आपको खाली हेरिडिटी दे दिया है क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएशन भी पढ़ेंगे, जेनेटिक्स भी पढ़ेंगे, हम जो भी पढ़ेंगे हम ग्रेगर जोहन मेंडल के बारे में हम सारी चीज़ें बात करेंगे। तो बेटा ये जेनेटिक्स एक तरह से आएगा, एवोल्यूशन दूसरा चैप्टर होगा आपका। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँगी, देखो क्या होता है इस वीडियो के अंदर, मैं ओनली एंड ओनली आपको बेसिक्स ऑफ हेरिडिटी, इवोल्यूशन को हम बाद में शुरू करेंगे। यहाँ पर हेरिडिटी मेन हम जेनेटिक्स कहेंगे बेटा, अभी मैं बताती हूँ जेनेटिक्स। तो यहाँ पर हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जेनेटिक्स से रिलेटेड, क्योंकि टर्म्स हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ाऊँ तो आपको पूरी चीज़ नहीं समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टर्म्स से, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आती भी एग्जाम में भी आती है, बोर्ड में भी आती है और हर तरह से पूछी जाती है। और विदाउट टर्म्स आप जेनेटिक्स कभी भी नहीं समझ पाओगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। अनदर मत लिख देना, अनदर भी किसी की जनरेशन में भी हो सकता है भाई। मेरे कैरेक्टर मेरे बच्चे में तो आएगा, मेरे बच्चे के कैरेक्टर उसके बच्चे में आएंगे ना, तो नेक्स्ट चली जाती है। तो हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट इज नॉन एज हेरिडिटी, इज नॉन एज हेरिडिटी। या हेरिडिटी को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस कहेंगे। दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू 12th क्लास। किससे रिलेटेड है, 12th क्लास, जहाँ उसकी सेकंड यूनिट शुरू हो जाती है वहां से ये रिलेटेड है। और वहां पर इसका नाम इनहेरिटेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 2-3 करके इस तरह से आपके नाम दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कॉमन इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। तो इनहेरिटेंस ही होती है हेरिडिटी। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, तो उसे हम क्या नाम देंगे, इनहेरिटेंस, या क्या कहेंगे, हेरिडिटी कहेंगे। ओके, देखो एक सीधी सी बात बताऊंगी, हम सब एक ही स्पीसीज से आते हैं, ह्यूमन बीइंग से आते हैं। क्या हम सब एक जैसे दिखाई देते हैं आपको? फीचर्स बेसिक सेम है, हमारे भी आंख है, नाक है, कान है, बॉडी पे हेयर प्रेजेंट है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, बाकी कैरेक्टर आर कॉमन, कैरेक्टर कॉमन है। क्या आप दिखने में एक जैसे दिखाई देते हैं? क्या सबकी अपीयरेंस एक जैसी होती है? फिजिकल अपीयरेंस क्या सबकी एक जैसी होगी बेटा? फिजिकल अपीयरेंस है नहीं होती है, बिल्कुल नहीं भी। कोई कैसा दिखाई देता है, कोई किस तरह का दिखाई देता है, तो हम आराम से पहचान पा रहे हैं। तो वो चीज हमने कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या आती है, वेरिएशन, डिफरेंस होता है बेटा। क्या होता है, डिफरेंस। एक तो हमने नॉर्मल स्पीसीज के बारे में, भाई इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, हम सब एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं और हम अलग अलग इंडिविजुअल हो गए, तो हम सब में भी क्या है बेटा, डिफरेंस होता है। अगर दूसरी मैं बात करूं, एक ही पेरेंट के बच्चे होते हैं, पेरेंट्स के भाई बहन हो गए, लगा लो, एक बच्चा दूसरा बच्चा ये हो गया, तो क्या दोनों दिखने में एक जैसे कभी भी दिखाई देते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस को हम फिर भी छोड़ दें तो हमें थोड़े बहुत नाम इनकम वेरिएशन दिखेगी। बाकी अगर हम बात करेंगे 90-100% केसेस के अंदर क्या होती है, भाई बहन के बीच में, या भाई भाई या बहन बहन, उन सबके बीच में क्या देखने को मिलती है, डिफरेंस देखने को मिलता है। वो चीज क्या कहलाई जाएगी, वेरिएशन कहलाई जाएगी।
क्या कहलाई जाएगी बेटा? वेरिएशन कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? वेरिएशन कहलाई जाएगी। ओके, तो याद रखना है वेरिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द individual of same species, or offspring of same parents is called as वेरिएशन। क्या कहलाई जाती है? वो वेरिएशन कहलाई जाती है। भाई एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल में, अब आप कहोगे देखने में तो कैट हमें सारी एक जैसे दिखाई देती है, डॉग हमें एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमें दूर से देखते हैं, हमें उनके अंदर मॉर्फोलॉजी फिर भी हमें कम, लेकिन जैसे कि एक जैसे कैट का बच्चा है, किटन है, वो अपनी माँ को पहचानता है, कितने भी कैट है तो अपनी माँ को पहचान लेता है। तो ये सब क्या होता है? उनमें भी सब में डिफरेंस होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? अपना डिफरेंस होगा, ठीक है। और वो चीज़, और ऑप्शन ऑफ द सेम पेरेंट के अंदर आप कभी भी पालते हो ना, जिन डॉग को पालते हैं अलग में कलर में डिफरेंस आ जाता है किसमें, तो अगर आपने कोई 3-4 डॉग को पाला तो आप हर बच्चे उसकी पहचान पाएगा, भाई ये डॉग जी एक ही ब्रीड के क्यों ना हो, ठीक है। तो ये चीज हमने क्या कही है? वेरिएशन, डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल में डिफरेंस होना और ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट में डिफरेंस होना, वो चीज क्या कहलाई जाएगी? वेरिएशन कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी? वेरिएशन। तो हमारे यहाँ पे हेरिडिटी भी आती है, वेरिएशन भी आएगी बेटा। वेरिएशन को हम पूरा अलग से पढ़ेंगे कि वेरिएशन के रीजन क्या है। वेरिएशन है तभी तो क्या आएगा? एवोल्यूशन आएगा। तो पहले मैं आपको हेरिडिटी के बारे में बात करूंगी, फिर वेरिएशन के बारे में बात करूंगी। हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि अब की बार अगर मैं बात करूं, सीबीएसई ने ओनली बोर्ड पॉइंट व्यू से एवोल्यूशन को रिमूव किया है, ठीक है। बाकी उसमें फिर भी लिखा था बेसिक्स क्या डिलीट क्या है, हमें आप फिर भी सारा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी पूछ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें एनसीईआरटी से बाहर आपका रिकॉर्ड है, नहीं आते हैं और क्वेश्चन को ऐसे घुमा देते हैं, मतलब। और आपको इतने अच्छे से क्वेश्चन, मतलब आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे भाई इसका आंसर क्या है। लेकिन जब आप उसके बारे में डीप में जाओगे तो आपको नॉर्मल लगेगा। तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है इस चैप्टर के अंदर। एनसीईआरटी से बाहर आपका नहीं आता है, ना बोर्ड में आता है और ना अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन देखे एनटीएससी में भी मोस्टली एनसीईआरटी से लिए गए एज इट इज लाइन की लाइन, ठीक है। तो हम अभी सारा पहले मैं आपको बताऊंगी, फिर मैं आपको एनसीईआरटी से रिवाइज भी करवाऊंगी इस चैप्टर को। ओके बेटा, तो ध्यान देंगे सारे बच्चे। तो हमने क्या था, वेरिएशन को हम बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे, पहले हम हेरिडिटी पढ़ेंगे। तो मैंने अभी दो चीजें बताई कि कैरेक्टर को ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूर, फिर वो सिमिलर नहीं करते, तो वो चीज क्या कहलाई जाएगी? वेरिएशन। और ट्रांसफर ऑफ क्या कहेंगे? हेरिडिटी। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। ये क्या कहलाई जाएगी? जेनेटिक्स। तो हम जेनेटिक्स से हमें पढ़ना है, एक्चुअल में हमें क्या पढ़नी है? जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन दोनों चीजों को हम पढ़ेंगे। तो ये एक्चुअल में क्या है? जेनेटिक्स, या जेनेटिक्स नाम ना दे के अलग से नाम दे दिया गया है हेरिडिटी। हालांकि इसमें वेरिएशन भी हमें पढ़ना, हमारी क्लास सिलेबस के अंदर दिया भी हुआ है। तो आपको याद रखनी है बेटा, हमने क्या कहा है? हेरिडिटी का मतलब क्या कहा? ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट is known as heredity. Difference between the individual of same species or offspring of the same parent, offspring of same parents are known as the variation, and study of the heredity and variation is known as genetics. Question पूछा गया था, write a term for the study of heredity and variation. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जेनेटिक्स। अगर नॉर्मली हम बात करेंगे, it is the branch of biology which deals with, ये अलग से होता है जेनेटिक्स का, अलग से पढ़ाई होगी बेटा। इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नॉन एज जेनेटिक्स, ठीक है। एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोहन मेंडल। हम इसके बारे में सब बताएंगे किस तरह से क्या थे,
ठीक है, सब डिस्कस करेंगे हम, लेकिन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपका आता ही मेंडेलियन बार बार आपको यही वर्ड लिखा मिलेगा। आपका यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी जो आपको ब्लड के अंदर आप बता रहे थे ना कि अगर मदर का ब्लड ये है, बच्चे का फादर का ब्लड ये है, तो बच्चे के ब्लड ग्रुप के अंदर क्या है, सब ये जीन से है। इस जीन से बाहर हमारी अगर हम बात करेंगे डीप में स्टडी, तो जेनेटिक्स से हम बाहर कभी भी नहीं जा सकते हैं। इसीलिए तो आजकल जितने भी हमने स्टडी किए ना वायरस के बारे में, हम बात करें भाई क्यों उसकी वैक्सीनेशन वगैरह, तो सब इसी की है कि किस तरह से, कहने का मतलब क्या है कि हर एक चीज अगर हम बात करेंगे तो जीन से रिलेटेड है हर एक की लाइफ के अंदर। तो हमें यही चीज पढ़नी है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जोहान मेंडल है। ये हम आपको सब डिस्कस करेंगे। द टर्म जेनेटिक्स, ये इनहेरिटेंस से पढ़ते हैं, इनके बाद इनहेरिटेंस से नाम दिया इन्होंने। द टर्म जेनेटिक्स इज गिवन बाय विलियम बेटसन इन 1905। तो किसी बुक में 1905 दिया, तो किसी बुक में 1906 भी दिया हुआ है। एक नेट में भी आप सर्च करोगे तो 1905 1906 इस तरह से दिया मिलेगा, तो इसके ईयर पे मत जाना। 12th एनसीईआरटी बुक में 1906 लिखा हुआ है, किसी बुक में 1905 भी लिखा हुआ है। तो आपको खाली टर्म याद रखना है, टर्म जेनेटिक्स। हालांकि उन्होंने पहले बता दिया था बेटा, कौन सी ईयर में बताया था, मैं आपको सब चीजें बताऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो क्योंकि अभी मैं इसकी कुछ ईयर वगैरह कुछ नहीं बताऊंगी। यहाँ पे आपको ध्यान देना, ये 1800 मतलब अराउंड की बात है, 1835, तो वहां पे यहाँ पे शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे किस तरह से हुई थी, लेकिन जो टर्म जेनेटिक्स है वो बाद में दी गई है। क्या दी गई है, जेनेटिक्स की टर्म बाद में दी गई है। तो ये चीज आपको नोट करना है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसे हम क्या कह रहे हैं, हेरिडिटी कह रहे हैं। और वेरिएशन अगर हम बात करेंगे, डिफरेंस होना, वेरिएशन, इन दोनों की स्टडी क्या कहलाई जाती है, जेनेटिक्स कहलाई जाएगी। द टर्म तो विलियम बेटसन ने दी थी। एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन कहलाए जाते हैं, ग्रेगर जोहान मेंडल। कौन कहलाए जाते हैं, ग्रेगर जोहान मेंडल। कोई भी ये इस तरह के कुछ जेनेटिक्स के बारे में नहीं करे थे, लेकिन देखो कोई भी इंटरेस्ट की बात होती है, कोई किसी तरह से कुछ भी अपना काम कर सकता है। तो इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। किस तरह से है, देखो बेटा, हम हमेशा किसी न किसी की लाइफ से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा ऐसा कुछ करना चाहता है तो आप ग्रेगर जोहान मेंडल से बहुत कुछ सीख सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, हम यहाँ जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। पहले एवोल्यूशन हम बाद में पढ़ेंगे, जेनेटिक्स और हेरिडिटी एंड वेरिएशन पढ़ेंगे, एवोल्यूशन हम बाद में पढ़ेंगे। और जेनेटिक्स आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आपको कुछ टर्म्स नहीं पता होंगे, सब टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स। हालांकि हमारे एनसीईआरटी बुक में मेंडल से शुरुआत, पहले वेरिएशन के बारे में दिया हुआ है, उसके बाद में मेंडल को पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आपको मैं सबसे पहले अच्छा मतलब समझने के लिए मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगी, सम टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स। इनके बिना आपको जेनेटिक्स कभी भी समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले टर्म अगर हम बात करेंगे कैरेक्टर के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, कैरेक्टर्स। आपको सबको पता है कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वो किस तरह का दिखाई देता है, किस तरह की अपीयरेंस है, किस तरह का बिहेवियर है, वो चीज क्या कहलाई जाती है, कैरेक्टर कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, कैरेक्टर। भाई मैंने कहा मेरा कैरेक्टर बताओ, टॉल हूँ, ड्वार्फ हूँ, तो आपने ये सारी चीजें बताई हैं। तो सॉरी, आपने कैरेक्टर के अंदर क्या आ जाएगा कि मैंने आपको क्या कहा, कैरेक्टर हाइट कैसी है, तो हाइट इज अ कैरेक्टर। हाइट क्या हो जाएगी, एक कैरेक्टर हो जाएगी। मैंने कहा भाई कैसी शेप है, शेप मतलब एक प्लांट का हम सीड ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, किस तरह की शेप है। मैंने कहा भाई कलर बताओ, तो ये सब चीजें जो हो जाएंगी, भाई डार्क कलर है, फेयर कलर है, कॉम्प्लेक्स किस तरह का आता है, तो ये हम जो बता रहे हैं वो चीज क्या कहलाई जाएगी, कैरेक्टर कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, कैरेक्टर। हाइट इज अ कैरेक्टर, ठीक है, शेप इज अ कैरेक्टर, कलर इज अ कैरेक्टर एटसेट्रा। जो आप बता रहे हो उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हो और बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हो, उसे हमने क्या नाम दिया, कैरेक्टर का। अब भाई हाइट कैसी है, टॉल है या ड्वार्फ है, भी लंबा है या छोटा है, शेप अगर सीड वगैरह में शेप आ जाएगी भाई राउंड है, रिंकल है, किस तरह की, तो ये चीजें, तो उसे हम क्या नाम देंगे, ट्रेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रेट्स। ट्रेट्स का मतलब क्या होगा, which tells about a particular character
जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में बताएगा वो चीज क्या कहलाई जाएगी, ट्रेट्स कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, ट्रेट्स कहलाई जाएगी। हाइट इज अ कैरेक्टर, तो हाइट में कैसा है, टॉल है या फिर ड्वार्फ। जब मैंने टॉल लिखा, ड्वार्फ लिखा, तो मैं क्या लिख रही हूँ, ट्रेट्स लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ, ट्रेट्स। तो जेनेटिक्स में ये सारी चीजें याद रखनी है। कैरेक्टर हमने क्या कहा, अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मैंने क्या कहा, हाइट इज अ कैरेक्टर, शेप इज अ कैरेक्टर, कलर इज अ कैरेक्टर। जब मैंने इसके बारे में बताया हाइट में कैसा है, लंबा है, छोटा है, तो वो मैं क्या बता रही हूँ, ट्रेट बता रही हूँ, विच टेल्स अबाउट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में बताएगा। हाइट कैसी है, टॉल या ड्वार्फ है, शेप में कैसा है, राउंड है, रिंकल है, स्फेरिकल है, किस तरह की शेप आती है। ठीक है, मैंने क्या कहा, कलर में भाई किस तरह का कलर है, फ्लावर का कलर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो कलर, ये सारी चीजें क्या होगी, कैरेक्टर। और जो कैरेक्टर के बारे में बताएगा वो चीज क्या कहलाई जाएगी, ट्रेट्स कहलाई जाएगी। अब ये ट्रेट्स आएंगे, एक प्लांट टॉल हुआ, एक ड्वार्फ हुआ है, किस तरह से आता है, उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो कौन है बेटा, जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। द टर्म जीन इज इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। द टर्म जीन इज गिवन बाय जॉनसन। किन्होंने दी है, जॉनसन ने दी है, 1909 के अंदर दी है इन्होंने। 1909 के अंदर क्या दिया, द टर्म जीन इज गिवन बाय जॉनसन। ठीक है, याद रखना। अब ये कहोगे कि 1909 के अंदर आई है, तो 1800 मैं 17 की बात करूँगी सेंचुरी के अंदर, तो क्या था, मैं मेंडल बता चुका था इसके बारे में। बट मेंडल ने उसे क्या नाम दिया था, मेंडल ने जीन को एज अ फैक्टर कहा था। फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कह रहे हैं ना मेंडल को, मेंडल ने इसे फैक्टर नाम दिया था। पहले इसको 1909 से पहले फैक्टर ही बोला जा रहा था, और मेंडल ने इसे क्या कहा था, फैक्टर कहा था। इन 1909 के अंदर द टर्म जीन किसने दी थी, कि जीन्स है, वो किन्होंने दी थी, जॉनसन ने दी थी, याद रखना। तुमसे क्वेश्चन आता है, मेंडल कॉल्ड जीन एज अ, मेंडल ने जीन को क्या कहा था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। इसको जरूर याद रखना। द टर्म जीन इज गिवन बाय 1909 के अंदर दी गई थी। ओके बेटा, तो होता क्या है, तो मेंडल ने जीन के लिए कौन सा वर्ड यूज किया हुआ था, फैक्टर वर्ड यूज किया हुआ था। ठीक है, मैं आपको मेंडल में सब बताऊंगी दोबारा से। तो टर्म जीन इज गिवन बाय जॉनसन इन 1909 के अंदर। होता क्या है भाई, मैंने आपको सब बताया, एक क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम को खोला गया तो इसके अंदर ये क्या निकला, डीएनए निकला। और डीएनए का जो सेगमेंट, डीएनए किसका बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बताऊंगी पक्का, ठीक है बेटा। ठीक है, इस वीडियो के मतलब इस चैप्टर के एंड में मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर डिटेल में बताऊंगी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी क्योंकि यहाँ पे भी हेरिडिटी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको डीएनए का भी एक डायग्राम अच्छे से किस तरह से क्या होंगे। तो ये हमारे पास एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, तो इसका कुछ स्मॉल सेगमेंट क्या कहलाया जाता है, जीन्स कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, जीन। भाई ट्रांसफर कौन हुए, व्हीकल कौन था, हेरिडिटी व्हीकल, आपने नाम सुना है, हेरिडिटी व्हीकल कौन होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। हेरिडिटी मटेरियल कौन हो जाएंगे, डीएनए हो जाएगा, और हेरिडिटी यूनिट क्या हो जाएगी, जीन्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीन्स हो जाएगी, जो पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में बताएगा कि जीन हमारे भाई क्रोमोसोम, हाफ क्रोमोसोम मदर के आते हैं, हाफ क्रोमोसोम फादर के आ रहे हैं ना, इसीलिए तो मैंने हाफ कैरेक्टर मदर के आते हैं, हाफ कैरेक्टर, लेकिन किसी में तो मदर के कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, किसी में फादर। अब आपको सब पता लग जाएगा, डोमिनेंट एंड रिसेसिव जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपको सब चीजें पता लग जाएगी। तो जीन हमने क्या कहा बेटा, जीन किसका सेगमेंट हो गया है, डीएनए का, स्मॉल है, स्मॉल सेगमेंट, या हम क्या भी कह सकते हैं, स्मॉल चेन ऑफ, स्मॉल सेगमेंट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड लिखा मिल जाएगा, स्मॉल सेगमेंट ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड व्हिच टेल्स अबाउट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। जो पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में बताएगा वो चीज क्या कहलाई जाएगी, जीन्स कहलाई जाएगी। इसीलिए तो इसको एक हेरिडिटी यूनिट कहा गया है कि भाई प्लांट एक लंबा होना है, छोटा होना है, ह्यूमन बीइंग एक लंबा होना है, छोटा होना है। आपको जब मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बताया था तो वहाँ पे मैंने हार्मोन्स बताए थे, तब मैंने वहाँ पे आपको बात भी की थी कि प्लांट्स में ऑक्सिन हार्मोन के बारे में बता रही थी, भाई वहाँ पे प्लांट लंबा है। फिर मैंने आपको कहा थोड़ा सा एक बार वेट करना, जीन से रिलेटेड आएगा यहाँ पे। तो
अब ध्यान देना, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा हुआ हाउ ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड, कि ट्रेड किस तरह से एक्सप्रेस्ड होता है, एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, हेरेडिटी के अंदर। अभी इतनी मेरी बात समझ में आई। द टर्म जीन इज गिवन बाय जॉनसन और जॉनसन, एंड ये जो जीन है वो क्या है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ द डीएनए व्हिच टेल्स अबाउट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में बताएगा जिससे ट्रेड एक्सप्रेस्ड होगा, तो वो चीज क्या कहलाई जाती है, जीन्स कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, जीन्स। तो यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, दिया हुआ है, आता है बोर्ड में भी, हाउ द ट्रेड्स, और ऐसे ही 155 पेज के ऊपर हमारे पास लिखा हुआ हाउ द ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड, किस तरह से एक्सप्रेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करेंगे, दिस फॉर दिस जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल, क्या होंगे, जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल होंगे। आप अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट में चले जाओ। हमने प्लांट की हाइट के लिए मेल कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल बताया था, हमने ऑक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल बताया था। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल बताया था बेटा, हमने ऑक्सिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल। कौन सा हार्मोन बताया था बेटा, हमने यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन बताया था। अभी ऑक्सिन भाई, कोई जो प्लांट लंबा चला जाता है तो, लेकिन कोई प्लांट कैसा भी रह गया है, ड्वार्फ रह गया है। क्यों रह गया है, अब आता है हमारे पास क्यों रहा है, क्योंकि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमारे पास में, अभी रुको बेटा, आपको नहीं थोड़ा सही समझ नहीं, एक डोमिनेंट जीन होगा और एक रेसेसिव जीन होगा। चलो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, अभी एक बार के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी आप डोमिनेंट एंड रेसेसिव के बारे में भी नहीं जानते, कि हमारे टर्म्स रिलेटेड ही आएगा। जैसे मेरी टर्म्स खत्म हो जाएगी तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा करूंगी। ओके बेटा, वेट करना अभी, क्योंकि अभी आपको फिर से समझ नहीं आएगा, मेरे दिमाग में स्लिप कर गया कि अभी मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि आपको डोमिनेंट रिसेसिव के बारे में कुछ नहीं पता। तो अभी तक यहीं पे ये 3 टर्म हमने पढ़ी, अभी कितनी टर्म्स पढ़ी हमने, अभी 3 टर्म्स। तो एक बार दोबारा से हम रिवाइज करेंगे इन तीनों टर्म्स के बारे में, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर पूरा करूंगी बेटा। सबसे पहले हमने क्या कहा, कैरेक्टर, बिहेवियर एंड अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसे हमने क्या नाम दिया है बेटा, कैरेक्टर। हाइट है, कलर है, शेप है। ट्रेड्स अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हिच टेल्स अबाउट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। हमने टॉल लिखा, ड्वार्फ लिखा, ये हम क्या लिखते हैं, ट्रेड्स। और जीन्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द डीएनए व्हिच टेल्स अबाउट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। और जीन को हमेशा, जीन ऑलवेज रिप्रेजेंट इन अ सिंबल, जीन आर ऑलवेज रिप्रेजेंट इन अ सिंबल, एक सिंबल दिया जाता है जीन को। और जैसे कि हमने टॉल लिखा, टॉल, तो इसका पहला अक्षर लिया जाएगा इस तरह से, डार्क में नहीं लेंगे, क्योंकि अभी डोमिनेंट एंड रिसेसिव आपको समझना जरूरी है। तो इसको हमेशा इंग्लिश के अल्फाबेटिक लेटर से लिखते हैं। और जब भी हम जीन्स को लिखेंगे तो हम पेयर में लिखते हैं। जीन्स आर ऑलवेज रिटन इन पेयर। क्यों लिखा जाता है, तो फोर्थ टर्म हमारी क्या आएगी, एलील आती है, या हम क्या कहेंगे, एलीलोमॉर्फ कहेंगे। क्या कहेंगे, एलीलोमॉर्फ भी कहते हैं। तो जो फोर्थ टर्म पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, एलील पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एलील। देखो हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होंगे। कैसे क्रोमोसोम्स होंगे, होमोलॉगस। भाई हमारे अंदर क्रोमोसोम किसके अंदर है, पेयर के अंदर है, सबको पता है किसके अंदर है, पेयर के अंदर है। इसलिए जब गैमेट्स बनेंगे तो हाफ हाफ चले जाते हैं। अब अगर पेयर में नहीं होते तो आधे कोई चला जाता, आधा फिर वो, तो उसी के ऊपर होता, पॉसिबिलिटीज के ऊपर, भाई कौन किसके साथ फ्यूजन होना, कौन से कैरेक्टर किस तरह से आना। तो हमारा ऐसा नहीं है, हमारे पास में क्या है, पेयर में है। जो दूसरा क्रोमोसोम कहलाया जाता है वो क्या कहलाया जाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, द क्रोमोसोम which are same in the composition with their, जब इसका with their pairing के साथ में with their chromosome, जब जैसे ये वाले हम पेयर में, तो इस क्रोमोसोम में जो चीज है वही क्रोमोसोम इसमें होगी। जीन है कैरेक्टर, भाई हाइट का जीन यहाँ पे है, इधर प्रेजेंट है, तो हाइट का जीन यहाँ पे ही प्रेजेंट होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें किसका जीन प्रेजेंट है बेटा, किसका जीन प्रेजेंट, इमेजिन करो किसी की शेप का जीन है, तो यहीं पर सेम जगह पे किसका जीन प्रेजेंट होगा, शेप के लिए ही जीन प्रेजेंट होगा। तो ऐसे क्रोमोसोम बिल्कुल सेम कॉन्स्टिट्यूएंट में होंगे एक दूसरे से, किसमें होंगे बेटा, सेम कॉन्स्टिट्यूएंट में होंगे, एक दूसरे के सेम कंपोजिशन में होंगे, वो क्रोमोसोम क्या कहलाया जाएगा, होमोलॉगस। तो ये हमने पेयर में इसीलिए लिखते हैं क्योंकि हमारे पास किसमें होते हैं बेटा, ये क्रोमोसोम्स
पेयर में प्रेजेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट है? ये पेयर में प्रेजेंट है। और यहां पर जहां पर जीन्स, द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन अ पोजीशन इन क्रोमोसोम, भाई क्रोमोसोम में डीएनए खुलेगा, डीएनए के अंदर हमारे पास क्या होगा? जीन। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, वो पोजीशन क्या कहलाई जाती है? जीन लॉकस कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? जीन लॉकस। जीन लॉकस वो जगह होगी जहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम में भी कहाँ पर? डीएनए में। इतनी मेरी बात समझ में आई। अब एलील क्या है? अब हमने क्या कहा? एलील। क्यों पेयर में लिखा हमने? तो एलील मतलब क्या? अगर मैंने क्या कहा भाई ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये ए सेकंड ई इसका पार्ट जो ये क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अगर यहाँ पर हाइट का जीन है तो वहां पर सेम उसी उसके होमोलॉगस क्रोमोसोम में सेम उसी जगह पे भी किसका जीन होगा? हाइट का ही जीन होगा। किसका जीन होगा? हाइट का ही जीन होगा। तो ये चीज क्या कहलाई जाएगी? एलील कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी? एलील। एलील का मतलब क्या हो गया? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन होगी ना, विच आर अल्टरनेट, क्योंकि हाइट का तो हाइट का ही रहेगा यहाँ पे, विच आर प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम, वो चीज क्या कहलाई जाती है? एलील कहलाई जाती है। एलील मतलब हमने क्या कहा? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम लॉकस ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम, वो चीज क्या कहलाई जाएगी बेटा? क्या कहलाई जाएगी? एलील। इसीलिए अगर हमने टॉल लिखा तो यहाँ पे ये वाली चीज आएगी, या ये वाला भी हो सकता है, या दोनों ये भी हो सकते हैं। ये तीनों हाइट के लिए ही हो गए हैं। ये तीनों किसके लिए हो गए? हाइट के लिए। क्या हो गया बेटा? हाइट के लिए। अब हमारे पास जो चौथी टर्म आएगी वो आती है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। क्या आती है बेटा? होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। बस ये टर्म समझ लेना, बाकी आपके लिए सब चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। अभी तो आपको लग रहा होगा, बहुत बच्चों को कंफ्यूज हो रहा होगा। अब वन बाय वन जैसे जैसे आते जाएंगे तो आपको सारी क्लियर होती चली जाएंगी। तो हमने होमोजाइगस में क्या कहा? जब एलील, व्हेन एलील इज ऑफ सेम टाइप, अगर यहाँ पे एक इस वाले क्रोमोसोम पे ये था जीन, तो अगर यही क्रोमो एलील भी आ गया, अल्टरनेट फॉर्म भी सेम आ गई, तो इसे हम होमोजाइगस कहेंगे। अगर इस वाले क्रोमोसोम पे ये वाला जीन था तो इसकी एलील फॉर्म क्या है? सेम है, तो उसे हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस कहेंगे। क्या कहेंगे? होमोजाइगस। और हेट्रो का मतलब क्या हो गया? व्हेन एलील इज ऑफ डिफरेंट, एलील इज ऑफ डिफरेंट टाइप। डिफरेंट टाइप मतलब क्या? अगर यहाँ पे ये है तो यहाँ पे क्या आ गया है? ये वाला जीन आ गया है, तो इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? हेट्रोजाइगस। एलील फॉर्म ये आ गई, स्मॉल टी आ गई है। अब आपको स्मॉल टी एंड कैपिटल टी भी बताते हैं क्यों लिखा गया है। तो होमोजाइगस का मतलब क्या हो गया? व्हेन एलील इज ऑफ द सेम टाइप, तो इसे हमने क्या नाम दिया है? होमोजाइगस। व्हेन एलील इज ऑफ द डिफरेंट टाइप, तो इसे हमने क्या नाम दिया गया? हेट्रोजाइगस नाम दिया है। क्या नाम दिया? हेट्रोजाइगस। तो एलील समझ में आया? एलील का मतलब क्या हो गया? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन which are present on the same locus on homologous chromosome। भाई ये नहीं अल्टरनेट में, आप ये नहीं कि यहाँ पे हाइट का हो गया तो यहाँ पे शेप का, नहीं, वही सेम कैरेक्टर का जीन अल्टरनेट फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम पे, तो वो चीज क्या कहलाई जाती है बेटा? क्या कहलाई जाएगी? एलील। जब एलील उसका सेम टाइप का होगा तो होमोजाइगस कंडीशन कहलाई जाती है। अगर एलील दूसरे टाइप का होगा तो वो क्या कहलाई जाती है? हेट्रोजाइगस कंडीशन कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? हेट्रोजाइगस कंडीशन कहलाई जाती है। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? अब आ जाते हैं हम डोमिनेंट एंड रिसेसिव पे आ जाते हैं। किस पे आ जाएंगे बेटा? हम डोमिनेंट एंड रिसेसिव पे आ जाते हैं। क्योंकि आप हर बार यही टर्म पढ़ोगे। डोमिनेंट का मतलब क्या है? डोमिनेंट का मतलब आपने कभी सुना है भाई क्लास के अंदर एक डोमिनेंट नेचर, आपने कभी इंग्लिश में भी ये वर्ड आता है डोमिनेंट नेचर। तो डोमिनेंट नेचर का वो होता है जो अपनी बात मनवाएगा, जो अपनी बात मनवाएगा। जिसमें आपको एक सीधा सा एग्जांपल दूं, एक क्लासरूम है, क्लासरूम में जब टीचर प्रेजेंट होता है, जब कौन रहता है? टीचर प्रेजेंट रहता है, तो टीचर इज अ डोमिनेंट। टीचर ने आपको कंट्रोल किया हुआ है, आप सारे बच्चे चुप बैठे हुए हो, आप भी प्रेजेंट हो, तो आप
बच्चे क्या कहलाए जा रहे हैं, रिसेसिव कहलाए जा रहे हो। क्या कहलाए जा रहे हैं, रिसेसिव। तो विच कैन एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर, विच कैन एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर। भाई सारे टीचर होंगे तो अपने मतलब नॉर्मल इमेजिन करो भाई 2 टीचर होंगे तो भी हर एक में अपनी बात मनवानी है उसे। अगर हमने क्या कहा, जैसे ही टीचर क्लास से बाहर चला जाता है, भाई टीचर के प्रेजेंस में आप बच्चे नहीं बोल रहे ना, आप एक डिसिप्लिन के अंदर हो, तो वो टीचर अब क्या कहलाया जा रहा है, डोमिनेंट। मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो, अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है वो, तो डोमिनेंट कहलाया जाता है। अब जैसे ही टीचर क्लास से बाहर गया, तुम सब एक जैसे बच्चे हो गए और अपने आपने क्या करना शुरू किया, डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं किया, सब बच्चों ने शोर करना शुरू किया, कुछ ने कुछ किया। तो अब जैसे ही टीचर गया उसके बाद आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तो क्या हो गया, वो रिसेसिव जीन्स कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, रिसेसिव जीन्स कहलाया जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को। तो डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, द जीन्स which can expressed in both situation। both situation का मतलब क्या है बेटा, वो होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस कंडीशन हो। और डोमिनेंट हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, किसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल। अगर ये वाली कंडीशन है, भाई सारे एक ही जैसे नेचर के हैं, तो आएगा ही आएगा, प्लांट कैसा आएगा, टोल ही आएगा। अगर हेट्रोजाइगस है, टीचर भी है और बच्चे भी है, तो किसकी बात माननी पड़ रही है आपको, इसकी बात माननी पड़ रही है, तो भी प्लांट कैसा नेचर का आएगा, टोल ही नेचर का आएगा। इसके प्रेजेंस में भी इसने अपने आप को मनवाया है, तो ये चीज क्या कहलाई जाएगी, डोमिनेंट कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, डोमिनेंट। द जीन्स विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ द सिचुएशन। होमोजाइगस कैपिटल टी, डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जीन हो गई, इसकी अल्टरनेट फॉर्म हो गई, ये जीन हो गई और इसकी अल्टरनेट फॉर्म हो गई। दोनों फॉर्म में अपने आप को मनवाएगा, उसे हम क्या नाम देंगे, डोमिनेंट। एंड द जीन्स which cannot express, जब भी मैं टीचर प्रेजेंट तो कोई बच्चा शोर नहीं कर रहा, that genes which cannot expressed in heterozygous situation, in heterozygous situation में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, सिचुएशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, बट एक्सप्रेस इन, जैसे टीचर चला गया सब एक जैसे हो गए, बट एक्सप्रेस्ड इन होमो जाइगस सिचुएशन, मतलब इस वाली कंडीशन में इसको हम रिसेसिव को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर से। तो इस जैसे इस टीचर चला गया, सारे बच्चे एक जैसे रह गए, तो अपने आप ने शोर करना शुरू कर दिया। अगर ये कंडीशन आएगी तो प्लांट क्या होगा, ड्वार्फ होगा। क्या होगा, प्लांट ड्वार्फ होगा। तो इतनी मेरी बात समझ में आई। देखो हम हमेशा ये देख, अब मैं आपको जीन का जो मैंने कहा एक्सप्रेशन बताएंगे। एक मैंने क्या कहा, टॉल, और एक मैंने क्या कहा, ड्वार्फ। टॉल इज द डोमिनेंट है, ये सारी स्टडी की गई है, मैं आपको बताऊंगी मेंडल के बाद में। टॉल डोमिनेंट है और ड्वार्फ क्या है, रिसेसिव है। जो भी डोमिनेंट नेचर का होगा, जो भी डोमिनेंट नेचर का होता है, ये सर्च की गई है कि प्लांट में कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है। जो भी डोमिनेंट नेचर का होता है उसका पहला वर्ड लिया जाता है। टॉल तो इसका पहला वर्ड टी लिया गया है, और ड्वार्फ का डी नहीं लेंगे, रिसेसिव के लिए हम डी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ अगर इसको टॉल का डोमिनेंस है तो इसका पहला लेटर जो भी होगा वो कैपिटल में लिखेंगे, और रिसेसिव को रिप्रेजेंट करने के लिए इसी का स्मॉल लेटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसी का स्मॉल लेटर लिखेंगे। इसीलिए होमोजाइगस कंडीशन में ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है, और होमोजाइगस में दोनों वाले ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। और हेट्रोजाइगस में ये है तो दूसरा यही मिलेगा, अगर एक पे है तो ये। और डोमिनेंट का रूल होता है, डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल लेटर को हमेशा हम पहले लिखेंगे, बाद में नहीं लिखते हैं। बट आई मेरी बात समझ में, थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि अब मैं आपको सब क्लियर करूंगी। एक बार आप चीज़ें समझते जाओ तो दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी तो सारी चीज़ें आपको क्लियर कट हो जाएगी।
ओके, तो डोमिनेंट हमने क्या कहा था, जीन विच एक्सप्रेस इन बोथ द सिचुएशन, जो होमोजाइगस सिचुएशन है, चाहे ये वाली सिचुएशन है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट। ये सिचुएशन आ गई तो भी प्लांट टॉल होगा, ये सिचुएशन आ गई तो भी प्लांट, हालांकि ये रिसेसिव वाला जीन भी आ गया, बट एक्सप्रेशन किसने शो किया है, ये डोमिनेंट वाले जीन ने एक्सप्रेशन किया है, तो भी प्लांट कैसा होगा, टॉल। और इस सिचुएशन में इसलिए अपने आप को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। कब एक्सप्रेस कर पाएगा, जब दोनों होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, दोनों ही रिसेसिव वाले जीन्स आएंगे, तो ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो इसे हमने क्या कहा, डोमिनेंट, और क्या कहा हमने, रेसेसिव का, क्या कहा, डोमिनेंट एंड रेसेसिव कहा। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे बेटा, यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ फिर क्या आ जाता है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। डिफरेंस पूछते हैं सब में, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, पी से, फिनो मतलब पेरेंटल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, पेरेंटल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वो चीज क्या कहलाई जाएगी, फिनोटाइप। भाई एक बच्चे को आप देखते हो तो आपने क्या कहा, भाई इसकी नाक किसकी गई है, ऊपर गई है, उसकी मम्मी के ऊपर गई है, आंखें इस तरह की, आंखों का कलर इस तरह का गया है, तो आपने जो वो चीजें बता रहे हो कि भाई उसकी हाइट लंबी है, वो उसका क्या है, वो छोटा रह गया, ड्वार्फ रह गया, तो जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है, वो कैरेक्टर क्या कहलाया जाएगा, फिनोटाइप कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, फिनोटाइप। भाई पेरेंटल कैरेक्टर बोलते, पेरेंटल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग तो बात की है कि भाई इस तरह की नाक है, इस तरह की ये चीजें जो आपको दिखाई दे रही है, तो या फिर फिजिकल अपीयरेंस कह सकते हैं। तो मैंने टॉल लिखा, मैंने ड्वार्फ लिखा, ये मैं क्या लिख रही हूँ, फिनोटाइप कैरेक्टर लिख रही हूँ। याद रखना, जब हम आपको क्रॉस करवा के बताएंगे तो ये चीजें, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए आपको। तो मैंने क्या कहा, भाई टॉल एंड द ड्वार्फ, जब हम कोई भी कैरेक्टर लिख रहे हैं, कोई भी हमें ट्रेड्स लिख रहे हैं, कलर हमने लिखा, कुछ भी XYZ लिख रहे हैं, तो वो चीज क्या कहलाई जाएगी, फिनोटाइप। मतलब फिजिकल अपीयरेंस, कैसा दिखाई दे रहा है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या पेरेंटल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, फिनोटाइप। जीनोटाइप, भाई टॉल है, टॉल है तो उसका जीन्स कैसा होगा, जब हम उसको जीन की फॉर्म में लिखेंगे तो वो चीज क्या कहलाई जाएगी, जीनोटाइप कहलाई जाएगी। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट या जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मेकअप वर्ड में लिखा गया है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज जीनोटाइप। अब जीन तो आप बता नहीं सकते, भाई टॉल है तो जीन्स कैसा, तो स्टडी की जाएगी, बट हम एग्जामिन कर सकते हैं क्या है, टॉल आया है तो जीन्स आपने इस तरह से लिखा, ये मेन जीन, क्या पता ये कंडीशन में भी हो, क्या पता ये कंडीशन में भी हो, दोनों ही टॉल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने टॉल के लिए जो ये लिखा है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी लिख रहे हो, तो ये क्या कहलाई जाएगी, उसकी जीनोटाइप कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, उसको जीनोटाइप। और ड्वार्फ के लिए भी क्या होगी, ये TNT। जब आपको किसी कैरेक्टर को जीन में एक्सप्रेस करोगे तो वो चीज क्या कहलाई जाएगी, जीनोटाइप। और जो कैरेक्टर है, फिजिकल अपीयरेंस है, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, फिनोटाइप। आगे बेटा मेरी बात समझ में। तो फिनोटाइप क्या हो गया, पेरेंटल कैरेक्टर या फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फिनोटाइप, और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोटाइप। उसका भाई फिनोटाइप क्या था, टॉल, तो जीन में भी दिस एंड दिस, जीनोटाइप ये हो सकते हैं, अगर वो ड्वार्फ है तो ये वाली कंडीशन हो सकती है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। अब अगर मैं बात करूं, अब आ जाता है मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस आएंगी। मोनोहाइब्रिड यही हमें निकालने आगे मेंडल के बारे में इन्होंने, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन करवाई जा रही है इनके बीच में। ओके, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। हाइब्रिड जो नई वैरायटी बनेगी, क्रॉस नई वैरायटी में जब नई जनरेशन आएगी, और क्रॉस मतलब क्रॉस। तो हमने जब क्रॉस करवाई, क्रॉस विथ अ सिंगल कैरेक्टर,
भाई हमने एक ही कैरेक्टर को चूज किया, हमने ओनली हाइट को चूज किया, या हमने किसी की शेप को चूज किया, या हमने किसी के कलर को चूज किया, हमने ओनली एक ही कैरेक्टर को चूज किया। कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से ओनली वन कैरेक्टर को चूज किया, तो वो क्रॉस क्या कहलाई जाएगी? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी? मोनोहाइब्रिड। और डाई का मतलब क्या होता है? टू। अब हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस विद टू कैरेक्टर। हमने एक साथ कितने कैरेक्टर ले लिए हैं? टू कैरेक्टर ले लिए हैं। भाई हाइट भी ले लिए, एक ही साथ हाइट भी ले लिए, और एक ही साथ हमने क्या भी ले ली है? शेप भी ले ली है। एक हाइट तो अपने क्या कर, भाई ये हो सकती है, शेप किसी की करना राउंड हो गई तो ये वाली कंडीशन आ सकती है, और दूसरा हमने रेसेसिव कंडीशन में। तो इस तरह के हमने दो कैरेक्टर साथ में लिए हैं, तो उसे हमने क्या करेंगे? डाई हाइब्रिड। और एक कैरेक्टर को हम चूज करके क्रॉस करवाएंगे, तो वो चीज क्या होगी? मोनोहाइब्रिड। तो आपको मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस ही पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ट्राई हाइब्रिड भी आती है, वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, हायर में आती है, बहुत हायर के अंदर आती है, 12th वगैरह में भी नहीं आती है। तो आपको ओनली दिस ही करना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने क्या कहा? क्रॉस विद अ सिंगल कैरेक्टर, वो चीज हमने क्या कही है? मोनोहाइब्रिड। एंड क्रॉस विद टू कैरेक्टर, दो कैरेक्टर को हमने साथ ले लिया है, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस कह रहे हैं। ओके, अब हम बात करें जो नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है, फीलियल जनरेशंस आएंगी। क्या आएंगी? फीलियल जनरेशन। इसके अंदर एक आएगी F1 जनरेशन, हम F2 जनरेशन तक, हालांकि हम F1 और F2 जनरेशन तक ही पढ़ते हैं। देखो हमने जो क्रॉस करवाई, F1 जनरेशन का मतलब क्या होगा? द रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स। पेरेंट्स हमने स्टार्टिंग में यहाँ से चूज किया, इस तरह के पेरेंट्स लिए, इनका जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी नए यंग वंस आएंगे, ये जनरेशन क्या कहलाई जाएगी? F1 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कहलाई जाएगी। F1 जनरेशन आ गई, इसको हमने क्रॉस करवा दिया, और इनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाई जाएगी? F2 जनरेशन कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी? F2 जनरेशन कहलाई जाएगी। सीधा सा एग्जांपल बताऊं, भाई आपके ग्रैंड पेरेंट्स आज की लाइफ में प्रेजेंट है, इमेजिन करो भाई किसके हैं? दादा दादी सबके प्रेजेंट है। तो आपने उसके पहले की जनरेशन नहीं पता आपको, आपके में जो लिविंग है, अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो आपके जो मेन पेरेंट्स, वहां से आपका जो फैमिली ट्री है वहीं से शुरुआत हो रही है, और इन फैमिली ट्री की। तो जो पहले पेरेंट्स है, सबसे पहले पेरेंट्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स, वो हमने नॉर्मल पेरेंट्स नाम दिया। उनको क्या हुआ भाई? उन्होंने, उनके जो बच्चे आए, आपके जो पेरेंट्स आए, वो क्या कहलाई जाएगी? F1। आपके दादा दादी, आपके नाना नानी तो पेरेंट्स हो गए। ओके, उसके बाद में आपके मम्मी और आपके पापा क्या हो गए हैं? पहली जनरेशन हो गई है। क्या हो गई है? पहली जनरेशन। तो पहले जनरेशन का फिर आप रिजल्ट आए हैं, तो F2 जनरेशन आ गई। आप भाई किस फिर शादी करोगे, अपने साथ किसी तो करोगे F2 जनरेशन, तो F3 जनरेशन आती चली जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो याद रखना F1 जनरेशन क्या होगा? क्रॉस, रिजल्ट ऑफ द क्रॉस बिटवीन द पेरेंट्स, पेरेंट्स के बीच में जो क्रॉस हुई, रिजल्ट आया F1 जनरेशन, F1 के बीच में क्रॉस हुई, फिर रिजल्ट आया, उसे हमने क्या किया? F2 जनरेशन का। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? आगे मेरी बात समझ में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आता है प्योर लाइन, आता है, बस ये लास्ट है। कहीं पर भी प्योर लाइन या प्योर पेरेंट्स मिलेगा, क्योंकि हम आपको क्रॉस कराएंगे, यही है, इसीलिए मैंने आपको सारी टर्म्स बताई है। प्योर का मतलब जब हम क्रॉस करते टाइम, ड्यूरिंग क्रॉसिंग, when parents are taken in homozygous condition, जब पेरेंट्स को होमोजाइगस कंडीशन में लिया जाता है, वो चीज क्या कहलाई जाएगी? प्योर। भाई प्योर टोल थे एंड प्योर ड्वार्फ थे, हेट्रोजाइगस नहीं है। तो जब हम प्योर के अंदर, मतलब होमोजाइगस के अंदर पेरेंट्स को लिया जाता है, वो चीज क्या कहलाई जाती है बेटा? क्या कहलाई जाती है? मेनली प्योर लाइन या प्योर पेरेंट्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उन्हें? हम प्योर लाइन और प्योर पेरेंट्स कहेंगे। ओके बेटा, तो ये टर्म आपको सारी टर्म याद रखनी है। 3-4 टर्म और आएंगी, वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आप कभी वो नहीं समझ में आएंगी, वो फिर जेनेटिक्स की बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस भी दे रखी, रेसिप्रोकल क्रॉस, या बाद में सारी चीजें करेंगे। ओके बेटा, अब आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या पढ़ा दिया मैडम ने। अब देखो, अब हम स्टार्टिंग से बात करेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? कैरेक्टर। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा? ट्रेड्स।
फिर हमने क्या पढ़ा, जीन्स पढ़े, फिर हमने क्या पढ़ा, एलील पढ़ा। क्या पढ़ा, एलील। उसके बाद हमने एलील के बाद क्या पढ़ा, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, डोमिनेंट एंड रिसेसिव पढ़ा। डोमिनेंट एंड रिसेसिव पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, होमोजाइगस, डोमिनेंट, देन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप पढ़े। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। देन हमने मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। यही मेरे, बाकी तो नॉर्मल है ही अभी। फिर हमने प्योर लाइन F1 F2 जनरेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे प्योर लाइन या प्योर पेरेंट्स, ठीक है। आगे बढ़िए, तो टर्म पढ़ी। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, बताओ भाई, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, विच अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वो चीज क्या कहलाई जा रही है, कैरेक्टर। मैंने हाइट लिखा, वो क्या लिखा मैंने, एक कैरेक्टर। मैंने कलर लिखा, वो क्या लिख रहे हैं हम, कैरेक्टर। ट्रेट्स अगर हम बात करेंगे, ट्रेट्स क्या होगा, विच टेल्स अबाउट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, विच टेल्स अबाउट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। जो पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में बताएगा वो चीज क्या कहलाई जाएगी, ट्रेट्स। हाइट के लिए अगर मैंने लिखा भाई टॉल है या फिर ड्वार्फ, ये चीजें मैंने लिखी, तो ये क्या लिख रहे हैं हम, ट्रेट्स। जीन्स का मतलब क्या होता है, अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए which tells about a particular character, which tells about a particular character। हमारे अंदर जो कैरेक्टर के लिए पर्टिकुलर कैरेक्टर, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। इंग्लिश के अल्फाबेट लेटर से हम लिखते हैं, और जीन को हमेशा पेयर में लिखा जाता है। पेयर, जो हम दूसरा पेयर लिख रहे हैं, ये टॉल के लिए ये हो गया, या ये हो गया, या इनके लिए ये लिखा, ये मेन जीन्स है, और ये इनकी जो हो गई है वो क्या हो गई, इसकी फॉर्म हो गई है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन विच आर प्रेजेंट ऑन सेम लॉकस ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। सेपरेट होगा, इमेजिन करना, ये है गैमेट बना, सेपरेट हुआ, तो एक इधर चला गया, एक इधर, तो हाइट का तो यही था, हाइट का वही आ गया। अब कौन सा जीन, अब आपको देखो जब क्रॉस कर रहे हैं सब चीजें समझते हुए चले जाएंगे आप। आगे मेरी बात समझ में, उसे हमने क्या कहा, एलील का। अगर एलील होमोजाइगस, जब एलील क्या होगा, सेम टाइप का होगा भैया, तो ये वाला था यहाँ देखो, हम डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल में लिखेंगे और रिसेसिव को किसके अंदर लिखेंगे, स्मॉल। तो अगर ये वाला था भाई हमने कैपिटल में लिखा हुआ है, तो अगर ये सेम आ गया या फिर ये वाली सेम आ गई, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे हेट्रोजाइगस, हमने क्या लिखा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी लिखा। डोमिनेंट का मतलब क्या हो गया, जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, व्हिच कैन एक्सप्रेस इन बोथ द होमोजाइगस में भी और हेट्रोजाइगस। भाई ये तो स्मॉल है, इसमें तो होगा ही रिसेसिव होगा, कैपिटल टी, या इसमें या ये वाली कंडीशन में या ये वाली कंडीशन में इसने अपना आप एक्सप्रेस कर रहा है। प्लांट हर हाल में टोल ही होगा, वो डोमिनेंट होगा, ओनली एक्सप्रेस इन द होमोजाइगस सिचुएशन, नॉट इन हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में उसने अपने आप को एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट जीन आ गए थे, प्लांट यहाँ पे टोल होगा, और यहाँ अगर यही कंडीशन आई है तो ये प्लांट क्या होगा, ड्वार्फ होगा। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब क्या हो गया, पेरेंटल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, पेरेंटल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिजिकल अपीयरेंस में हमने टोल लिखा, ड्वार्फ लिखा, ये हम क्या चीज लिख रहे हैं, फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब क्या हो गया, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट, तो हमने इसको जीन्स की फॉर्म में लिखा है, ये चीज क्या हो गई है, जीनोटाइप हो गई है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हो गया, क्रॉस विद अ सिंगल कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर को चूज किया और वो हमने ध्यान ही नहीं दिया है, ये आर्टिफिशियल करवाई हुई है बेटा सारी की सारी। हालांकि सारे में क्रोमोसोम आएंगे तो सारे कैरेक्टर आते हैं, लेकिन जब वो मेंडल ने करवाया तो एक एक चीज को, कैरेक्टर को चूज करते हैं, तो इसीलिए तो उसको अपने एक्सपेरिमेंट में 7 साल का टाइम लगा था, ठीक है। एक एक चीज के ऊपर उसने वर्क किया था। डाइहाइब्रिड का मतलब क्या है, क्रॉस विद द टू कैरेक्टर। तो पहली जनरेशन आएगी पेरेंट्स की, फर्स्ट जनरेशन ऑफ पेरेंट्स, उसे हम क्या कहेंगे, F1। अभी मत कहना भाई पहला बच्चा हुआ वो क्या हो गया F1 और वो दूसरा बच्चा F2, नहीं,
वो सब F1 में आ गई है। पेरेंट्स की पहली जनरेशन थी, 3 बच्चे 4 बच्चे, वो F1 जनरेशन कहलाई जाएगी। ठीक है, दूसरी तरफ कैसे अभी उसमें फिर हो गई है। हालांकि हम ह्यूमन बीइंग में तो सेल्फ नहीं करवाते, प्लांट में सेल्फ करवा देते हैं, तो वो F1 की जो नई जनरेशन आएगी वो क्या कहलाई जाएगी, F2 जनरेशन। जनरेशन ऑफ F1 जनरेशन इज नॉन एज द F2। ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स पहले पेरेंट्स F1 जनरेशन और आप सब F2 जनरेशन। प्योर लाइन जब हम क्रॉस करवाते हैं और पेरेंट्स को जब हम होमोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि आपके जब एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे तो प्योर पेरेंट्स वर्ड लिखा मिलेगा, तो समझ लेना आपको पेरेंट्स कौन सी कंडीशन में लेने हैं, होमोजाइगस कंडीशन में लेने हैं। बेटा ये मेरी सारी टर्म समझ में आई। मेन आपको फोकस करना है डोमिनेंट पे, रिसेसिव पे। ओके, क्लियर है सारे बच्चों को। अब आपको ये टर्म समझ में, 2 बार वीडियो देखना, धीरे धीरे आपको ये सारी टर्म समझ में आती चली जाएगी, जब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते रहेंगे। अब देखो, अगर मैं आपको सीधे सब बात करूं, हमारा अब क्वेश्चन था हाउ ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड। एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ पैराग्राफ के अंदर मैटर का खत्म होने के बाद में यही चीज लिखी हुई है हमारे पास में। हाउ ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड, हमने क्या लिखा भाई, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, जीन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैंने प्लांट के अंदर वहां पे भी ऐसे दिया, प्लांट की हाइट के लिए कौन सा हार्मोन बताया था, ऑक्सिन हार्मोन बताया था। भाई ऑक्सिन है तो प्लांट टॉल जा रहा है, नहीं हो रहा है तो ड्वार्फ जा रहा है नॉर्मल कंडीशन में। बाकी तो मेन तो ऑक्सिन से ही है। अब कब, अगर प्लांट के लिए जो टॉल के लिए जीन है टी है, अगर प्लांट के अंदर ये होमोजाइगस कंडीशन में आ रहा है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी आया है, तो ये क्या है, प्लांट के अंदर डोमिनेंट नेचर का प्रूव किया है साइंटिस्ट ने, डोमिनेंट टॉल होता है। क्या होगा, ये डोमिनेंट नेचर का है। तो जब जीन्स आ गए हैं तो दे फॉर्म स्पेशल प्रोटीन, ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाएंगे। दीज प्रोटीन आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल या फंक्शनल प्रोटीन्स, या तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होंगे जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल करेंगे, या फंक्शनल प्रोटीन होंगे। और फंक्शनल प्रोटीन हमेशा कौन सी फॉर्म में होंगे, एंजाइम्स की फॉर्म में होंगे। एंजाइम बनाएंगे और दीज एंजाइम फॉर्म द हार्मोन, क्या बनाएगा, हार्मोन। अगर ये डोमिनेंट जीन आ रखे हैं तो डोमिनेंट जीन ने प्रोटीन बनाया। प्रोटीन 2 तरह के बनेंगे, स्ट्रक्चरल। अगर ये वाला जीन आ रहा है तो एंजाइम बने, और इस एंजाइम ने क्या बनाया, ऑक्सिन हार्मोन को बना दिया। ऑक्सिन हार्मोन बन गया जिसने अपना काम करना शुरू कर दिया, और प्लांट क्या हो गया, टोल। तो किसने एक्सप्रेस किया है, इसने। अगर जीन आ गया, ये वाले जीन्स आ गए, अब इसमें तो डोमिनेंट तो है ही नहीं, रेसेसिव जीन आ गया है। कौन सा आ गया, रेसेसिव। अगर ये जीन आ गए तो नो प्रोटीन इज फॉर्म्ड, प्रोटीन ही नहीं बनेगा, वो एंजाइम ही नहीं बनेगा। एंजाइम अगर बनेगा ही नहीं तो ऑक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। ऑक्सिन हार्मोन ही नहीं बनेगा तो प्लांट की हाइट तो बढ़ेगी नहीं, प्लांट क्या रह जाएगा, ड्वार्फ रह जाएगा। प्लांट क्या रह जाएगा, ड्वार्फ। अब पता लगा किस तरह से जीन्स हमने हमारे अंदर भी, हर एक ब्लड के लिए मैंने आपको कहा कि ये वाला जीन्स था डोमिनेंट, इसके लिए भी हमने एलील, मैंने कहा था ना आपको, सब हम जीन्स के अंदर बताएंगे, तब आपको सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। इतनी मेरी बात समझ में आया। तो जीन अपना कैरेक्टर, जीन तो आया है, अगर डोमिनेंट जीन आते तो हमेशा जीन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, जीन क्या बनाते हैं बेटा, प्रोटीन्स बनाएंगे। ये प्रोटीन आइदर स्ट्रक्चरल फॉर्म या फंक्शनल फॉर्म में, हमारी बॉडी में भी प्रोटीन का कंपोजिशन है, या तो स्ट्रक्चरल फॉर्म में प्रोटीन बना देंगे, फंक्शनल फॉर्म ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम। एंजाइम वो स्पेशल चीजों को बनाने में हेल्प करते हैं, बायोकैटालिस्ट भी हम कह रहे हैं, बनाने में भी हेल्प करेंगे। और ये क्या करते हैं, स्पेशल ऑक्सिन हार्मोन को बनाना शुरू करेंगे। ऑक्सिन हार्मोन अगर बन जाएगा तो टोल, अगर जीन ही नहीं आया रिसेसिव में तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा नहीं। भाई ये वाला जिसमें तो ये वाला एक्सप्रेस कर गया, अब इसके अंदर रिसेसिव आ गया तो एक्सप्रेशन तो इसी में शो करेगा। डोमिनेंट तो आया नहीं, ये एक्सप्रेशन आ रहा है तो इसमें एंजाइम बन ही नहीं पाएंगे, एंजाइम ही नहीं बन पाएंगे तो ऑक्सिन हार्मोन नहीं बन पाएगा, ऑक्सिन हार्मोन नहीं बन पाएगा तो प्लांट कैसा रह जाएगा, ड्वार्फ रह जाएगा। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। हमारे पास क्वेश्चन आता है, आप जरूर नोट करना एनसीईआरटी बुक में। मैं पहले आपको, क्योंकि आपको एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है ना, इस सीरियल में अगर मैं आपको समझाना शुरू करूं तो आपको शायद ना समझ में आएगा, तो मैं अकॉर्डिंग टू माय व्यूज कि आपको किस तरह से समझ में आएगा, तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले सिर्फ बेसिक टर्म्स बताए रिलेटेड टू जेनेटिक्स,
ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? तो जेनेटिक्स आपको याद रखना, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये सब इनहेरिटेंस भी कहते हैं, ठीक है। और सेकंड अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे बेटा? वेरिएशन, द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज और ऑप्शनिंग ऑफ द सेम पेरेंट्स आर नॉन एज द वेरिएशन, एंड इन दोनों की स्टडी जेनेटिक्स कहलाई जाती है। जेनेटिक्स टर्म विलियम बेटसन ने दी थी 1905-6 में जो भी है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे ग्रेगर जोहन मेंडल, ही इज नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ग्रेगर जोहन मेंडल के बारे में बताएंगे। और ये सारे टर्म्स जरूर याद रखना है, कैरेक्टर, ट्रेड्स, जीन्स, किस तरह से पता लगा किस तरह से एक्सप्रेशन, इसलिए मैंने वहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद हमने क्या बताया था बेटा? अल्टरनेट फॉर्म भी होगी, फिर अगर सेम है तो होमोजाइगस है, अलग होगी तो हेट्रोजाइगस है, फिर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा होमोजाइगस में, तो हेट्रोजाइगस में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा वो डोमिनेंट हो जाएगा, और जो अपने आप को हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा वो रिसेसिव हो जाएगा। पेरेंटल कैरेक्टर हम लेंगे, फिनोटाइप हो जाएगा। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट हम उसका लिख रहे हैं वो जीनोटाइप हो जाएगा। एक ही कैरेक्टर के साथ क्रॉस करवाई मोनोहाइब्रिड, दो कैरेक्टर को चूज कर लिया है तो डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गई है, ठीक है। जो पहली जनरेशन आएगी पेरेंट्स की F1, दूसरी जनरेशन आएगी F2, दूसरी मतलब F1 की जो जनरेशन आएगी F2 जनरेशन एंड सो ऑन, ठीक है। प्योर मतलब जब हम पेरेंट्स किसके अंदर लेंगे? होमोजाइगस के अंदर लेते हैं, ठीक है बेटा। आगे मेरी बात समझ में? तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रिलेट होगा वो ग्रेगर जोहन मेंडल से ही होगा। ओके।